नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की विधियां इस टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो आपके सीटेट जो अगले महीने दिसंबर में परीक्षा होने जा रही है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, ज्ञान प्राप्त करने की वो कौन कौन सी विधियां हैं जो आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जितने भी साथी नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, अब सीधे हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो साथियों, इसको लेकर के मैं 4-5 प्रश्न तैयार किया हूं। इसमें पहला है चार्ल्स पियर्स। मैं नाम की भी चर्चा कर दिया हूं। चार्ल्स पियर्स ने ज्ञान प्राप्त करने की कितने स्रोत बताए हैं, कितने विधियों को जो है इन्होंने बताया। तो साथियों, ये 4 इनके द्वारा सुझाए गए हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? पहला है दृढ़ आस्था, दृढ़ आस्था। दूसरा है सत्ता, दूसरा है सत्ता। तीसरा है अनुभव, अनुभव निरीक्षण विधि। और चौथा है वैज्ञानिक विधि। ये 4 हैं साथियों। दृढ़ आस्था, सत्ता, अनुभव, निरीक्षण विधि, वैज्ञानिक विधि। ये दृढ़ आस्था क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृढ़ आस्था ये क्या है? साथियों, दृढ़ आस्था का आशय यहाँ पर किसी बात पर विश्वास कर लेना। जैसे जो पहले से चली आ रही हैं, आपने प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल प्रणाली को सुन चुके हैं। गुरुकुल प्रणाली में होता क्या था कि गुरुओं के द्वारा मौखिक शिक्षा प्रणाली, लिखित का प्रचलन नहीं था। तो गुरु के ऊपर विश्वास करना, जो गुरु बोलते थे उसी को ज्ञान समझ करके, उसी पर विश्वास करके उसको अर्जित कर लेना, ये जो है दृढ़ आस्था की बात कही गई है। दूसरे रूप में हम ले सकते हैं कि जो प्राचीन काल से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, संस्कृतियां चली आ रही हैं, रीतियां चली आ रही हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, उसका जो स्थानांतरण हुआ है उसको लेकर के जो है कि हम उस पर विश्वास करते चले आ रहे हैं। तो ये जो है दृढ़ आस्था, पहला स्रोत ज्ञान प्राप्त करने का, जो प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल प्रणाली से शुरू होता है। तो ये दृढ़ आस्था हो गया।
दूसरा है सत्ता। ये सत्ता विधि क्या है? सत्ताधारी कौन होता है? साथियों, सत्ताधारी वह व्यक्ति होता है जिसके अंडर में लोग काम करते हैं, जो काम को बतलाता है, काम पर सुझाव देता है। मान लीजिए आपको कोई पेशेंट है, उसके पास समस्या तो है तभी पेशेंट बना है, तो उसके लिए किससे सुझाव लेंगे? डॉक्टर से। कोई विवाद है तो उसके लिए किससे सुझाव लेंगे? वकील से। कोई डिजाइन आपको तैयार करना है, मकान बनाना है, तो इसके लिए किससे आप सुझाव लेंगे? किससे नक्शा बनवाएंगे? इंजीनियर से। तो साथियों, ये सत्ता विधि में जो है सत्ताधारी लोगों के ऊपर विश्वास करके उनसे जो सुझाव लिया जाता है, इस विधि के अंतर्गत काम करता है सत्ता विधि। इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, ये लोग विशेष रूप से आते हैं। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना सत्ता विधि के अंतर्गत आता है। करेक्ट। अगला जो है अनुभव निरीक्षण विधि। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव तो सबके पास है। जितने लोग आज का मेरा वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास अनुभव ना हो। लेकिन ये अनुभव कहते किसे हैं? ज्ञान प्राप्त की ये तीसरी विधि है, तीसरा स्रोत है। साथियों, अनुभव मानसिक स्तर पर सूचनाओं की व्यवस्था होता है। जो हमारा पूर्व ज्ञान है, पहले से प्राप्त ज्ञान है, वो क्या है? हमारे लिए अनुभव है। तो अनुभव निरीक्षण विधि, जो हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर हम कार्य को कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या कहता है? अनुभव कहलाता है। इससे भी जो कोई सामने कार्य करना है और उस कार्य में भी हमको सीख मिलती है, और हमारे पास जो पूर्व ज्ञान है, अनुभव है, उस ज्ञान का उपयोग कर लेते हैं, तो ज्ञान भी हमारा तरोताजा हो जाएगा और हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। चौथा, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि विज्ञान और तर्क, प्रयोग सब पे आधारित है। ये वर्तमान समय का अनोखा विधि है। इसमें तमाम तरह के आगे चल करके मैं बताऊंगा क्या क्या सिस्टम्स हैं। तो आपने चार्ल्स पियर को जो है ज्ञान प्राप्त करने के 4 स्रोत को आपने देखा: दृढ़ आस्था, सत्ता, अनुभव निरीक्षण विधि, वैज्ञानिक विधि। ये कहाँ के निवासी थे भाई चार्ल्स पियर? आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि चार्ल्स पियर कहाँ के निवासी थे। तो साथियों, ये जो थे अमेरिका के निवासी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। नवम ऑर्गेनम, ये किसके द्वारा लिखी गई भाई? नवम ऑर्गेनम ये साथियों लिखी गई है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। फ्रांसिस बेकन। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तर्क के प्रति प्रथम नियमित उपागम का श्रेय किसको जाता है? तर्क के प्रति प्रथम नियमित उपागम का श्रेय किसको जाता है भाई? ये जाता है अरस्तु और ग्रीक को। अरस्तु और ग्रीक
क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी बेकन द्वारा सुझाई गई कौन सी विधि थी? फ्रांसीसी बेकन द्वारा सुझाई गई कौन सी विधि रही है या कौन सी विधि थी? तो फ्रांसीसी बेकन के द्वारा जो विधि सुझाई गई थी वह आगमन तर्क विधि, आगमन तर्क विधि। आगमन तर्क विधि, जब ये फ्रांसीसी बेकन द्वारा जो सुझाई गई विधि थी आगमन तर्क विधि, बड़ी ही जो है रोचक पूर्ण रही है। 1420 में 1432 की बात है, भगवान का वर्ष जिसको बताया गया है 1432 में हुआ क्या, इसी आगमन तर्क विधि को लेकर के एक सवाल पूछा गया। साथियों का एक समूह था, उस समूह में एक सवाल पूछा गया और सवाल यह था, आगमन विधि आपको पता होगा, जहां पर पहले उदाहरण बाद में नियम, वह आगमन सीधे सीधे आगमन में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और निगमन में जो है नियम। तो आगमन से निगमन की ओर अगर जब हम शिक्षण सूत्र को लेकर के चलते हैं तो पहले उदाहरण बाद में नियम, और निगमन से आगमन की तरफ जब चलते हैं तो पहले नियम बाद में उदाहरण होता है। इस चीज को ध्यान में ले, नी से नियम, आ से आगमन जो है उदाहरण को की ओर समझ लीजिए। तो भगवान का जो वर्ष था 1432 में, वहां पर साथियों का एक समूह था और उस समूह में एक प्रश्न खड़ा किया गया और वो प्रश्न बड़ा ही रोचक था। और प्रश्न क्या था कि घोड़ा के मुंह में कितने दांत होते हैं? ज्ञान से संबंधित बातें हैं साथियों। घोड़ा के मुंह में कितने दांत होते हैं? 13 दिन तक इस पर मंथन चला, 13 दिन तक मंथन चला, लेकिन सही उत्तर तक किसी ने पहुंचा नहीं। तो जब किसी ने सही उत्तर तक नहीं पहुंचा तो एक साथी उसमें का बोला, एक साथी बोला कि घोड़ा के मुंह में कितना दांत होते हैं, अगर घोड़े का मुंह खोल करके देख लिया जाए तो पता चल जाएगा कितने दांत होते हैं। इस बात को सुनकर के जो वरिष्ठ साथी था उसको गुस्सा आया। वो बोला कि ये क्या कह रहा है, ये हमारे शिक्षा, संस्कृति, धर्म, इन सब का जो है कि ये उल्लंघन कर रहा है। जबकि वह साथी सही कहा था। निरीक्षण करने की बात कि अगर देख लिया जाए तो वास्तव में पता चल जाएगा कि घोड़ा के मुंह में कितना दांत होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है उसकी बात को सुन करके अन्य साथी जो है विचलित हुए और कहे कि ये हम लोग की तौहीनी कर रहा है। हम लोग 13 दिन से घोड़ा के मुंह में कितना दांत होते हैं 13 दिन से मंथन कर रहे हैं और ये कह रहा है कि उसका मुंह खोल करके देख लीजिए, इसके मस्तिष्क में शैतान घूम रहा है। तो साथियों, इससे जो है आगमन विधि का उदय होता है। वह स्पष्ट बता दिया कि अगर जहां पर जो है कि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो इसके लिए एग्जाम्पल खड़ा करना बहुत जरूरी है, और जब एग्जाम्पल खड़ा कर देंगे तो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान संभव हो जाएगा।
तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निगमन आगमन विधि को आज किस उपागम के रूप में पहचाना जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। तो निगमन आगमन मैंने बताया अभी, निगमन विधि आगमन विधि को। तो निगमन आगमन विधि को आज के उपागम में किस रूप में देखा जा रहा है? तो ये वैज्ञानिक उपागम है भाई, वैज्ञानिक उपागम का उदाहरण, वैज्ञानिक उपागम। वैज्ञानिक उपागम के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस यही तक। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आएगा, आपकी परीक्षा में मदद करेगा। आपको अंत में कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और ध्यानपूर्वक अपने मनोबल को बना करके रखिए और तैयारी कीजिए। नहीं तो एक कहावत है कि सफलता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए उसकी असफलता जो है यह सिद्ध कर देती है कि वह अपनी सफलता के लिए जो तैयारी किया था वह पूर्ण रूप से उसके तैयारी करने का जो सिस्टम था, तैयारी करने का जो तरीका था वह सही नहीं था। अगर सही रहा होता तो वह निश्चित रूप से सफल हुआ होता। थैंक यू सो मच।